हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज के क्लास में हम लोग देखेगा पार्टनरशिप अकाउंट्स कंप्लीट थ्योरी, मतलब पार्ट 1। और ध्यान रहे, यहाँ पे हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में किल कर देना है। और दूसरा बात, क्या नहीं करना है, तो तुमको मोटिवेशन का, मूड का वेट नहीं करना है कि जब मोटिवेशन आएगा, मूड करेगा तब पढ़ाई करेगा। नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस खुद को इंप्रूव करना है और प्रिपरेशन में लगना है। तीसरा, ये नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो गया, आज से चालू करेगा तो क्या ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तुम आज से अभी से भी चालू करेगा ना तो बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है, फिर आज से क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पार्टनरशिप? Partnership is a form of business organization where two or more persons agree to carry on a business jointly and share its profits and losses in a agreed ratio. तो पार्टनरशिप ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन एग्री करता है, किस लिए? बिजनेस करने का जॉइंटली, जहां पे लोग बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर करता है इन ए एग्रीड रेशियो। Mention the essential features of partnership. Two or more person. There must be at least two persons to form a partnership. A single person cannot form a partnership. तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करना है तो कम से कम दो पर्सन होना ही पड़ेगा। एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स। The agreement may be oral or written. तो जब भी हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस फॉर्म करता है तो वहां पे हम लोग बनाता है एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट किनके बीच बनता है? पार्टनर्स के बीच। और ये एग्रीमेंट ओरल या फिर रिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। द पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड फॉर कैरिंग ऑन ए लॉफुल बिजनेस। इलीगल बिजनेसेस कैनॉट बी पार्टनरशिप्स। तो जब भी हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करता है तो वो एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म इन एन एग्रीड रेशियो। तो पार्टनरशिप बिजनेसेस के अंदर पार्टनर्स एग्री करता है कि वो लोग प्रॉफिट लॉसेस शेयर करेगा, और कैसे? इन ए एग्रीड रेशियो। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ईच पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अब हो सकता है कि सारा पार्टनर्स ही बिजनेस को कैरी ऑन करे, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई सिर्फ एक ही पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, एक्टिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट, मेंशन any three features of partnership business. First, two or more persons. A partnership business is formed by two or more persons who join together to carry on a business. तो एक पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने के लिए कितना पर्सन चाहिए? कम से कम दो या फिर दो से ज्यादा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। A partnership is based on an agreement among the partners who defines their rights, duties and profit sharing ratio. तो पार्टनरशिप बेस्ड होता है एग्रीमेंट के ऊपर, और ये एग्रीमेंट किनके बीच बनता है? पार्टनर्स के बीच। और इस एग्रीमेंट में होता क्या है? पार्टनर्स उनका राइट्स, ड्यूटीज और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज डिफाइन करता है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, मीनिंग पार्टनर्स आर personally liable for debts of the firm. तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब अगर बिजनेस में लॉस हो गया या फिर जो भी बिजनेस के ऊपर में कर्ज है वो पार्टनर्स को चुकाना पड़ेगा। अगर बिजनेस में पैसा नहीं है, बिजनेस फेल हो गया, तब भी ये पैसा चुकाना पड़ेगा। तो अपना घर बेचो, बाड़ी बेचो, गाड़ी बेचो, लेकिन वो पैसा कैसे भी करके चुकाना पड़ेगा। इसीलिए बोलता है हम लोग कि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, मेंशन any 3 limitations of partnership business.
तो यहां बात हो रहा है पार्टनरशिप बिजनेस के लिमिटेशन के बारे में, मतलब क्या खराब है किसमें, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। तो द फॉलोइंग आर 3 लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। फर्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड इफ द फर्म्स एसेट्स आर insufficient to pay debts, personal assets of partners can be used। तो पार्टनरशिप बिजनेस का पहला लिमिटेशन क्या है कि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। मतलब अगर बिजनेस फेल हो गया, बिजनेस के ऊपर में कर्ज हो गया, बिजनेस में इतना पैसा नहीं है, इतना एसेट नहीं है कि कर्ज चुका सके, तो क्या होगा, पार्टनर्स को अपना पर्सनल एसेट बेचना पड़ेगा उस कर्ज को चुकाने के लिए। पर्सनल एसेट मतलब अब पार्टनर्स का पर्सनल घर होगा, गाड़ी होगा, वो सब भी लाना पड़ेगा। अगर फर्म के पास इतना पैसा नहीं है, एसेट नहीं है कर्ज चुकाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग बोलता है कि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। किधर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, लिमिटेड कैपिटल। द कैपिटल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय पार्टनर्स which restricts expansion and growth। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कैपिटल कहां से आता है, पार्टनर्स लेके आता है, और जो कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स वगैरह करता है उतना ही कैपिटल हो सकता है। मतलब यहां पे जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, और इससे होगा क्या, बिजनेस का ग्रोथ, एक्सपांशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्यों, लिमिटेड कैपिटल की वजह से। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। द पार्टनरशिप may come to an end due to death, retirement or insolvency of a partner। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हो सकता है कि किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, कोई रिटायरमेंट हो जाए, या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, और इन सब रीजन के वजह से हो सकता है कि बिजनेस बंद भी हो जाए। नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 राइट्स ऑफ ए पार्टनर। तो यहां बात हो रहा है पार्टनर्स के राइट्स के बारे में, मतलब पार्टनर्स को कौन कौन सा राइट मिलता है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। फर्स्ट, राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हर एक पार्टनर को राइट दिया गया है कि वो लोग मैनेजमेंट में या फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट, right to share profits. Every partner has the right to share the profits of the firm in the agreed profit sharing ratio। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हर एक पार्टनर्स को राइट दिया गया है कि वो अपना प्रॉफिट फर्म से शेयर कर सकता है, ले सकता है, और कैसे, एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार। नेक्स्ट, व्हाट इज ए पार्टनरशिप डीड। ए पार्टनरशिप डीड is a written agreement among the partners which contains the terms and conditions governing the partnership business. It defines the rights, duties, responsibilities and profit sharing ratio of the partners and helps in avoiding future disputes। तो यहां बात हो रहा है पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है, और ये एग्रीमेंट किनके बीच बनता है, पार्टनर्स के बीच। और इस एग्रीमेंट में होता क्या है, इसमें बिजनेस का टर्म्स और कंडीशंस लिखा हुआ रहता है। मतलब बिजनेस का, पार्टनर्स का राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ रहता है कि आगे चल के फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो बिजनेस के अंदर, पार्टनर्स के बीच में। इसीलिए इस एग्रीमेंट को बनाना जरूरी है। नेक्स्ट, mention the principal clauses of a partnership deed। तो यहां बात हो रहा है पार्टनरशिप डीड के क्लोजेस के बारे में। मतलब ये जो पार्टनरशिप डीड है, एग्रीमेंट है, इसके अंदर कौन कौन सा चीजें लिखा हुआ रहता है। फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म्स एंड पार्टनर्स। इट स्टेट्स द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो इन क्लोजेस के अंदर पार्टनरशिप फर्म का नाम और सारे पार्टनर्स का नाम, एड्रेस। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय द फर्म।
तो नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर बिजनेस का टाइप क्या है, कौन से टाइप का बिजनेस किया जा रहा है। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इट मेंशंस द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर हर एक पार्टनर का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ये मेंशन किया हुआ रहता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, इट क्लियरली स्टेट्स हाउ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स किस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा इसको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, इट डिफाइंस the powers, duties and responsibilities of each partner. Next, interest on capital and drawings, it specifies the rate of interest on capital and drawings if any. Next, what is fixed capital account? तो यहां बात हो रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो होता क्या है, जब भी हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाता है तो दो तरीके से अकाउंट मेंटेन करा जा सकता है। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। क्या होता है, पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। तो पहले इस फिक्स कैपिटल अकाउंट को समझो कि ये क्या है। यहां पे क्या होता है, यहां पे हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करता है। पहले वाले में पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स रहता है, मतलब लेट्स से पार्टनर कैपिटल जो लगाया है बिजनेस में वो 10,000 है, तो ये फिक्स रहेगा, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना होता है। कुछ भी अगर पार्टनर को लेना देना है तो वो होता है करंट अकाउंट के अंदर। कहां, करंट अकाउंट के अंदर। तो क्या समझा, फिक्स अकाउंट के अंदर दो अकाउंट मेंटेन करा जाता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो फिक्स रहता है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना होता है। कुछ भी अगर पार्टनर को देना है या फिर उसके अकाउंट से कुछ माइनस करना है तो वो कहां होता है, करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर हम लोग ये वाला सिस्टम मेंटेन कर रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे क्या है, सब कुछ एक ही अकाउंट में मेंटेन होता है जिसको बोलता है हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पे एक ही अकाउंट मेंटेन करा जाता है और कुछ भी अगर इसको देना है या फिर इसके अकाउंट से काटना है वो सब कुछ एक ही अकाउंट में मेंटेन करा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कैपिटल है वो ऊपर नीचे होते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट बोलता है। और दूसरा है फिक्स कैपिटल अकाउंट, जहां पे कैपिटल फिक्स रहता है, कुछ भी अगर लेना देना है तो वो करंट अकाउंट में काम होगा। तो ए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड एंड अनचेंज्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। In this system, all adjustments like drawings, interest on capital, interest on drawings, salary, share of profit are recorded in a separate current account. Next, what is fluctuation capital account? Is a capital account of a partner in which the balance changes frequently due to various adjustments. In this system, all items such as drawings, interest on capital, interest on drawings, and share of profit or loss are directly recorded in the capital account itself. Therefore, no separate current account is maintained. Next, distinguish between fixed capital account and fluctuating capital account. First, nature of balance. In fixed capital account, balance remains fixed, and in fluctuating capital account, balance changes frequently. Next, recording of adjustments. In fixed capital account, adjustments are recorded in a separate current account. And in fluctuating capital account, all adjustments are recorded directly in capital account. Next, current account. In fixed capital account, current account is maintained. In fluctuating capital account, no current account is maintained. Next, simplicity. Fixed capital account is slightly complex due to two accounts, and fluctuating capital account is simple as only one account is used. Next, what is profit and loss appropriation account? तो यहां बात हो रहा है PL appropriation account के बारे में। तो अब ये होता क्या है, तो साल के आखिरी में हम लोग क्या करता है, फाइनल अकाउंट बनाता है।
क्या बनाता है? फाइनल अकाउंट, जिससे हम लोग अपना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। तो क्या होता है? सबसे पहले बनाता है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाता है पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्या जरूरत पड़ी है इसको बनाने का? तो होता यह है कि हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां से हम लोगों को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग लेके जाएगा कहां? पीएल अकाउंट में। कहां पे? पीएल अकाउंट में। अब इसमें से हम लोग खर्चा काटेगा और हाथ में बचेगा मान लो 5,000 रुपया। तो ये क्या है? ये है नेट प्रॉफिट, मतलब तुम्हारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट। सब काट छाट के तुम 5,000 रुपया कमाया है। अब ये 5,000 रुपया तुम्हारे अकेले का तो है नहीं, तुम लोग 3 पार्टनर है, तो अब क्या करेगा? इस पैसे को बांटना है तीनों में। तो इसीलिए हम लोग बनाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसको उठा के हम लाएगा कहां? यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन में 5,000, और इसको हम लोग यहां बांट लेगा एबीसी में, जो भी रेशियो होगा उसमें तीनों को बांट देगा। और दूसरा बात, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो वो भी काम इधर ही होगा, या फिर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो वो भी इधर ही देगा, मतलब आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो वो भी काम इधर ही होगा, या फिर पार्टनर से पैसा काटना है किस चीज का? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, तो वो काम भी इधर ही होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। मतलब जितना भी चीजें पार्टनर से रिलेटेड है, कुछ देना होगा, कुछ उनके खाते से काटना होगा, तो वो सारा काम कहां होता है? इधर होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में। द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस account. It is prepared to show how the net profit or loss of a partnership firm is distributed among the partners according to the partnership agreement. Items such as interest on capital, interest on drawings, partner's salary, commission, share of profit or loss are recorded in this account. Next, why is profit and loss appropriation account प्रीपेयर्ड? तो यहां बात हो रहा है ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हम लोग इसको बनाता क्यों है? क्यों जरूरत पड़ी क्या बनाने के लिए? द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रीपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म अमंग द पार्टनर्स इन ए एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब होता क्या है, हम लोग तो नेट प्रॉफिट कमाया, क्या? नेट प्रॉफिट 10,000 रुपया। अब इस प्रॉफिट को हम लोग किस हिसाब से बांटेगा पार्टनर्स को? तो वो काम कहां होता है? इस अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग पार्टनर्स एडजस्टमेंट्स। टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरीज, कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स। तो ये जो 10,000 हम लोग कमाया इस साल बिजनेस से, तो इसको करना क्या है? पार्टनर को बांट देना है। लेकिन अगर कुछ पार्टनर को देना है पहले, मतलब जैसे कि पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, आईओसी, आईओडी, तो ये सारा चीज भी एडजस्टमेंट कहां होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन में होता है। नेक्स्ट, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू एंश्योर फेयर एंड क्लियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज गुडविल? Goodwill is the value of the reputation and good name of a business, which enables it to earn more profits than normal. It represents the benefits arising from factors such as good reputation, customer loyalty, efficient management, favorable location, etc. In simple words, goodwill is an intangible asset that increases the अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए फर्म। तो यहां बात हो रहा है गुडविल के बारे में। अब ये गुडविल क्या है? तो हमको तुम लोग ये बताओ कि अगर तुमको आज के डेट में फोन खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है, तो तुम लोग कौन सा खरीदेगा? तो बहुत लोग बोलेगा कि आईफोन खरीदना है, एप्पल का। क्यों खरीदना है? अब तुम्हारा बहुत सारा कारण हो सकता है। किसी को कैमरा पसंद हो, किसी को फोन का फीचर पसंद हो, किसी को चाल मारने के लिए चाहिए, तो सबका अपना अपना कारण हो सकता है। लेकिन खरीदना क्या है? खरीदना तो आईफोन ही है। लेकिन मार्केट में तो बहुत सारा फोन है, वीवो, ओप्पो, रियलमी वगैरह वगैरह, बहुत सारा फोन है, लेकिन सबको खरीदना आईफोन है। क्यों? क्योंकि आईफोन का, एप्पल का अपना एक रेपुटेशन है। तो इसी को बोलता है हम लोग गुडविल। और ये गुडविल 1-2 दिन में तो बनेगा नहीं, इसमें लगता है टाइम। अब लेट से हम अपना एक मोबाइल लॉन्च कर दिया, उसका नाम है टोप्पो। क्या नाम है? टोप्पो।
और सेम जो आईफोन में तुमको मिलेगा सेम टू सेम इस टोपो में भी मिलेगा। और इसका दाम अगर 1 लाख है और इसका दाम हम रखता है 50,000, सेम सब कुछ सेम, क्या तुम खरीदेगा? ये नहीं खरीदेगा। समझ रहा है क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि तुमको इसके ऊपर में ट्रस्ट ही नहीं है। ये जो कंपनी है टोपो, इसका कोई रेपुटेशन ही नहीं है मार्केट में आज के डेट में। तो गुडविल क्या रिप्रेजेंट करता है? गुड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी, इफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, ये सब कुछ गुडविल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, मेंशन 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो यहां बात हो रहा है गुडविल के फैक्टर्स के बारे में, मतलब कौन सा वो फैक्टर्स है जो कि गुडविल को अफेक्ट करता है, किसी भी फर्म बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला है लोकेशन ऑफ बिजनेस। ए बिजनेस सिचुएटेड एट ए फेवरेबल और प्राइम लोकेशन एंजॉयज हायर गुडविल। तो हम लोग देखता है कि बिजनेस का जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस के गुडविल को, क्योंकि अगर बिजनेस किसी फेवरेबल लोकेशन या फिर प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है तो बिजनेस हायर गुडविल एंजॉय करता है। नेक्स्ट, reputation of the firm. A firm with a good name and reputation in the market has higher goodwill. Next, quality of management. Efficient and capable management increases the earning capacity of the firm, thereby increasing goodwill. Next, customer loyalty. Firms having loyal and regular customers enjoy higher goodwill. Next, market conditions and competition. Less competition and favorable market conditions increase the goodwill of a business. तो नेक्स्ट फैक्टर जो कि गुडविल को अफेक्ट करता है वो है रेपुटेशन ऑफ फर्म, क्योंकि अगर किसी फर्म का अच्छा नाम है, रेपुटेशन है, तो उसके गुडविल के लिए अच्छा है। और अगर बिजनेस का मैनेजमेंट इफिशिएंट, कैपेबल होता है तो उसका अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है और वो उसका गुडविल इंक्रीज करता है। कस्टमर लॉयल्टी, किसी भी फर्म का, बिजनेसेस का गुडविल इंक्रीज होता है उसके लॉयल और रेगुलर कस्टमर से। मार्केट कंडीशन एंड कंपटीशन, अगर तुम्हारे बिजनेस में कंपटीशन कम है और फेवरेबल मार्केट कंडीशन है तो उससे भी गुडविल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, मेंशन 3 circumstances when valuation of goodwill becomes necessary. तो यहां बात हो रहा है गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में कि कब गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। मतलब किसी भी बिजनेस का कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पे उसका गुडविल वैल्यू करना जरूरी हो जाता है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड गुडविल इज वैल्यूड टू कॉम्पेंसेट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ प्रॉफिट। तो पहला सिचुएशन क्या है? जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, तब गुडविल वैल्यू करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो दूसरा सिचुएशन क्या है? जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, कहां से? बिजनेसेस से, फर्म से, तो उस टाइम में गुडविल वैल्यू करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर गुडविल इज वैल्यूड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल पेएबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो तीसरा सिचुएशन क्या है? जब भी किसी पार्टनर का डेथ होता है तो वो एक टाइम है जब बिजनेस के अंदर गुडविल का वैल्यू करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज हिडन गुडविल? तो हिडन गुडविल is the goodwill of a firm which is not shown directly in the books of accounts but is implied from the terms of admission of a new partner. It is calculated when a new partner brings less capital than required based on the agreed profit sharing ratio. तो हिडन गुडविल को हम लोग डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करता है, लेकिन ये गुडविल implied होता है। कैसे? From the terms of admission of a new partner. Next, mention methods of valuation of goodwill. तो यहां बात हो रहा है methods के बारे में। किसके methods? Valuation of goodwill के। मतलब हम लोग जब बिजनेस का, फर्म का गुडविल वैल्यू करता है तो वहां पे बहुत सारा मेथड है जिससे हम लोग किसी भी बिजनेस का गुडविल निकाल सकता है। तो वो मेथड कौन सा है?
पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और ध्यान रहे ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसका एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वो दोनों एक ही है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इसी का पार्ट है तो उसको अलग से नहीं लेना होता है। सेम वैसे ही कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरीके का है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट। तो इस कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम लोग दो तरीके से गुडविल निकाल सकता है, लेकिन ये दो नहीं है, ये एक ही है। तो इसीलिए यहां पे जो मेथड है तुमको तीन ही दिख रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहां बात हो रहा है गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में, और कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से हम लोग गुडविल कैसे वैल्यू करता है? तो द एवरेज प्रॉफिट मेथड इज ए मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म इन पास्ट ईयर्स। तो इस मेथड में हम लोग करता क्या है, बिजनेस फर्म जो भी पास्ट ईयर्स में प्रॉफिट कमाया है उसका हम लोग एवरेज निकालता है। क्या निकालता है? एवरेज प्रॉफिट निकालता है। अंडर दिस मेथड goodwill is calculated by multiplying the average profit by a certain number of years purchase। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट बिजनेस का बनता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, कैलकुलेट द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो लेट्स से 3 साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है? पहला साल में 10,000, दूसरा साल में भी 10,000 और तीसरा भी 10,000। तो 3 साल का प्रॉफिट कितना है? 10, 10 और 10। तो इसका हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है? इन तीनों को हम प्लस करेगा, मतलब 10,000 प्लस 10 प्लस 10 तो कितना मिलेगा? 30,000। इसको डिवाइड करेगा 3 से। 3 से क्यों? क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट लिया है तो हमको कितना मिलेगा? 10,000। तो ये क्या है? ये है एवरेज प्रॉफिट, इसी को बोलता है हम लोग एवरेज प्रॉफिट। अब हम मल्टीप्लाई करेगा इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस प्रॉफिट्स। मल्टीप्लाई द एवरेज प्रॉफिट्स बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्वेश्चन में जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ रहता है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करता है। अब लेट्स से ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो 5 दिया है, हम क्या करेगा? 10,000 इंटू 5 मतलब 50,000। तो ये क्या हो गया? ये हो गया गुडविल। तो ध्यान रहे आंसर करते समय फॉर्मूला जरूर लिखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहां बात हो रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड के बारे में, और कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालता है? द सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यूज गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस मेथड से हम लोग गुडविल को वैल्यू करता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट विच इज अर्न्ड बाय द फर्म। और ये सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देता है तो आता है सुपर प्रॉफिट। मतलब लेट्स से जो एवरेज प्रॉफिट है वो 15 है और नॉर्मल प्रॉफिट 10 है, कितना आएगा? 5। तो इसी को बोलता है हम लोग सुपर प्रॉफिट। अब बात यहां पे ये आता है कि एवरेज प्रॉफिट तो मालूम है क्या होता है, पिछला 3 साल का प्रॉफिट हम लोग ऐड कर देगा और डिवाइड बाय 3 मारेगा। 3 क्यों? क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट लिया हम लोग, तो कितना आएगा? 45 डिवाइड बाय 3 मतलब 15। तो ये रहा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब तुम कितना कैपिटल इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अब लेट्स से तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस में और साल का तुम 10% कमा रहा है। कितना? 10%। तो 10% ऐसे निकलता है 10/100 तो कितना आएगा? 10,000। मतलब तुम साल का 10,000 रुपया नॉर्मल प्रॉफिट बना रहा है, और ये हम लोग मान लेता है 15,000 है एवरेज प्रॉफिट, और ये 10,000 है तो कितना हो रहा है यहां से? 5,000। ये 5,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो क्या समझ में आया? एवरेज प्रॉफिट जो है तुम्हारा वो 15,000 है और जो नॉर्मल है वो 10,000 है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो भी हम लोग कैपिटल के ऊपर में कैलकुलेट करता है तो उसको बोलता है हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां से क्या मिला हमको? सुपर प्रॉफिट मिला। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम क्या करेगा?
नंबर ऑफ ईयर परचेस से इनटू कर देगा तो मिल जाएगा गुडविल। तो ध्यान रहे आंसर करते समय ये फॉर्मूलाज वगैरह जरूर लिखना है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्या करना है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नेक्स्ट कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलता है पता ही है, कैपिटल पे इनटू करना है परसेंट, कितना परसेंट हम लोग साल का बना रहे हैं। नेक्स्ट फाइंड सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ गया सुपर प्रॉफिट। उसके बाद मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट बाय द एग्रीड ईयर्स परचेज। अब क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो 3 है, तो तुम क्या करेगा, सुपर प्रॉफिट 5000 है और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो कितना हो गया 15,000। तो ये हो गया अपना गुडविल। कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। नेक्स्ट व्हाट इज मीन्ड बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए फर्म। तो क्या होता है सुपर प्रॉफिट, यहां बोल रहा है एक्सेस। एक्सेस मतलब ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से। अब मान लो एवरेज प्रॉफिट 25 है और नॉर्मल प्रॉफिट 20 है, तो कितना ज्यादा है, ये जो एवरेज प्रॉफिट है इस नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा है 5, तो इसी 5 को हम लोग बोलता है सुपर प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स व्हेन ए बिजनेस अर्न्स मोर प्रॉफिट देन व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड from similar businesses in the industry, the excess profit is called super profit. Next, what is premium for goodwill? Premium for goodwill is the extra amount paid by a new partner. Premium for goodwill is the extra amount paid by a new partner to the existing partners for acquiring a share in the goodwill of the firm. तो होता क्या है, जब भी नया पार्टनर आता है बिजनेस के अंदर तो अपने साथ क्या लाता है, एक तो लाता है वो कैपिटल, लेट्स से 50,000 कैपिटल ले आया, और दूसरा लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 20,000। अब कैपिटल तो ठीक है, इसको बिजनेस में देना पड़ेगा, अगर इसको पार्टनर बनना है तो कैपिटल देना पड़ेगा, लेकिन ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, ये क्यों दे रहा है ये, तो देखो होता क्या है कि पहले मान लो ए और बी पार्टनर था और ये लोग 100 रुपया कमा रहा था, कितना 100 रुपया, तो ए को 50 रुपया मिला और बी को 50 रुपया मिला, ठीक। अब क्या हो गया, ये लोग एक नया पार्टनर को ले आया, सी को ले आया, तो टोटल 3 पार्टनर हो गया, और अभी भी प्रॉफिट 100 रुपया ही है। तो पहले क्या हो रहा था, इस 100 रुपया में से 50-50 ये लोग दोनों बांट रहा था, अब क्या हो गया, अब ये आ गया तो इसको भी देना पड़ेगा। तो अब जो नया हिसाब किताब है वो मान लो कुछ ऐसा हो गया, क्या हो गया 40-40-20, तो ए का कितना नुकसान है, यहाँ पे 10 रुपया का नुकसान है, पहले 50 था अब 40 हो गया तो 10 रुपया का नुकसान है। और बी का कितना नुकसान है, इसका भी 10 का नुकसान है, पहले 50 था 40 हो गया, अब ये 10 ए से और 10 बी से इसको मिला और इसका टोटल 20 हो गया, किसका, सी का। तो इससे हुआ क्या, ये जो ए और बी है इन दोनों क्या हो गया, इन दोनों को हो गया नुकसान, और वो नुकसान गया किसके पास, सी के पास गया है। तो इसीलिए ये जो नया आदमी है सी, वो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए। अब ये जो पैसा ये लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किसको मिलेगा, ये ए और बी को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये लोग अपना शेयर में से इस नए पार्टनर को शेयर दिया है, उसी चीज को भरपाई करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए ये जो नया आदमी है सी, वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, और ये पैसा किसको मिलता है, पुराने पार्टनर को। It is paid as a compensation to the old partners for the sacrifice of their share of profits due to the admission of a new partner. Next, what is sacrificing ratio? Sacrificing ratio is the ratio in which the old partners sacrifice their share of profit in favor of a new partner at the time of एडमिशन। तो जब भी बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराना पार्टनर क्या करता है, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करता है, उसी रेशियो को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलता है। तो इसको एग्जांपल से समझो, ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो मान लो 50:50 है,
मतलब 100 रुपया कमा रहे हैं, 50-50 रुपए बांट लिया आपस में। अब क्या हो गया, ये लोग नया पार्टनर लेके आ गया और जो नया रेशियो है वो कुछ ऐसा बन गया। ये क्या है, ये न्यू रेशियो है और ये क्या है, ये है ओल्ड रेशियो। अब इससे हुआ क्या, तुम देखेगा तो ए का पहले 50 था, अब कितना है 40। कितना नुकसान हुआ 10। कैसे मिला, ए का पहले 50 था और अब 40 हो गया, तो कितना नुकसान हुआ 10। तो इसी को बोलेगा हम सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब ए कितना सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के आने के वजह से, तो उसी को बोलता है हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और बी को देखो तो इसका भी पहले 50 था, अब 40 हो गया, मतलब 10 इसका भी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है 10:10, मतलब 1:1। तो यही है रेशियो जिसको बोलेगा हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और ध्यान रहे हम यहाँ पे एग्जांपल रुपीस में ले रहा है, रेशियो में नहीं ले रहा है, क्यों, समझने के लिए, जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो कि इसके पीछे का कहानी क्या है, ये कैसे काम करता है। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता कैसे है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट, what is retirement of a partner? Retirement of a partner means the withdrawal of a partner from the partnership firm while the remaining partners continue the business. तो रिटायरमेंट में होता क्या है, अब लेट से 3 पार्टनर है ए, बी और सी। अब ये जो सी है ये बोलता है कि हमको इस पार्टनरशिप फर्म से निकलना है, हमको बिजनेस नहीं करना है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये विड्रॉल कर रहा है। तो ठीक है, फिर ये रिटायर्ड हो जाएगा इस बिजनेस से और ये जो बचा हुआ पार्टनर है ए और बी, ये लोग इस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ए पार्टनर मे रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड और बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस टू द अदर पार्टनर्स। ऑन रिटायरमेंट the retiring partner is paid his share in the firm, including capital, goodwill, and accumulated profits. Next, why is a retiring partner entitled to goodwill? तो यहां बात हो रहा है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको गुडविल में से हिस्सा क्यों मिलता है, क्यों देना जरूरी है उसको गुडविल में से हिस्सा। फर्स्ट, share in reputation built. Goodwill is earned due to the efforts and contribution of all partners, including the retiring partner. तो क्या बात हो रहा है, अब जैसे कि 3 पार्टनर है ए बी सी, ये लोग बिजनेस चालू किया और ये जो सी नाम का आदमी है ये इस बिजनेस से रिटायर होना चाहता है, इसको बिजनेस नहीं करना है, किसी भी कारण से ये रिटायर होना चाहता है। तो ये जो बिजनेस ये लोग खड़ा किया है, गुडविल बनाया है, ये तीनों कंट्रीब्यूशन से बना है। तो अब जो ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या होगा, तो उस बिजनेस का गुडविल में इसका भी हिस्सा बनता है। तो अगर ये जा रहा है बिजनेस से तो इसको मिलना चाहिए, गुडविल के शेयर में इसको हिस्सा मिलना चाहिए। नेक्स्ट, लॉस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। ऑन रिटायरमेंट द पार्टनर लॉसेस हिज शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, देयरफॉर ही मस्ट बी कॉम्पनसेटेड। तो अगर सी रिटायर हो जाता है तो बिजनेस में कौन बचेगा, ए और बी बचेगा, ये लोग इस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट बनेगा वो तो सिर्फ इन दोनों को ही मिलेगा। तो इसीलिए जब ये रिटायर होता है तो ये दोनों पार्टनर क्या करता है, इसको कॉम्पेंसेट करता है। और कैसे, गुडविल के रूप में। तो ए और बी क्या करेगा, इस सी को कॉम्पेंसेट करेगा इसके फ्यूचर लॉस के वजह से, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो अब ये लोग ही बांटेगा आपस में, इसको तो कुछ मिलेगा नहीं रिटायरमेंट होने के बाद। नेक्स्ट, बेनिफिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स। आफ्टर रिटायरमेंट the remaining partners continue to enjoy the goodwill, hence they must compensate the retiring partner. तो होता क्या है, ये अगर पार्टनर रिटायर हो जाता है तो सारा बेनिफिट इन दोनों को मिलेगा, ए और बी को मिलेगा, तो इसीलिए ये दोनों को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। और कैसे, गुडविल के माध्यम से। नेक्स्ट, व्हाट इज गेनिंग रेशियो? Gaining ratio is the ratio in which the remaining partners acquire the share of profits of the retiring partner. तो होता क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझो। तो लेट से पहले 3 आदमी था ए बी सी और 100 रुपया में इनको 40 रुपया, 40 और 20 इस हिसाब से इनको प्रॉफिट मिलता था।
अब क्या हुआ, ये जो सी है ये बोल रहा है कि हम रिटायर होना चाहता है इस बिजनेस से, तो बचेगा कौन, बचेगा ए और बी। अब इनका जो नया रेशियो है ए और बी का वो क्या हो गया, 50 और 50 हो गया। तो ये क्या था, ये था ओल्ड रेशियो और ये क्या है, न्यू रेशियो। अब अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इस सी के रिटायर होने के वजह से ए को कितना फायदा हुआ, तो तुम बोलेगा 10। कैसे, ये है इसका न्यू, ए का न्यू कितना है 50, पुराना कितना है 40, तो फायदा कितना हुआ 10। वैसे ही अगर हम बी का निकालने बोले तो तुम क्या बोलेगा, नया इसका 50 है, पुराना इसका 40 है, तो कितना फायदा हुआ 10। तो यहां से क्या रेशियो बना, 10:10, मतलब 1:1। इसको 10 से काटेगा तो 1:1 बचेगा। तो ये है इनका रेशियो। अब ये क्या रेशियो है, ये गेनिंग रेशियो है, मतलब ये सी के जाने के वजह से इन दोनों को कितना फायदा हुआ उसी को बोलता है हम लोग गेनिंग रेशियो। और ये निकलता कैसे है, इनका नया रेशियो ले लो माइनस ओल्ड रेशियो, तो तुमको मिल जाएगा कि ए को कितना गेन हुआ है, और बी का निकालना है तो बी का भी निकाल सकता है। इट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज in profit sharing ratio of the continuing partner after the retirement of a partner. Next, distinguish between gaining ratio and sacrificing ratio. तो यहां बात हो रहा है gaining ratio और sacrificing ratio के बारे में। तो सबसे पहला बात, sacrificing ratio कब निकलता है, एडमिशन के समय पे। जब हम लोग नया पार्टनर का एडमिशन करता है तब हम लोग sacrificing ratio निकालता है। और कैसे, अब जैसे कि मान लो 2 पार्टनर था, इनका 50-50 हिसाब था। अब क्या हो गया, नया एडमिशन कर दिया हम लोग एक नया पार्टनर का, और 40 और 20 कर दिया, मतलब जो नया आदमी है उसको 20 रुपया मिला, और ए और बी को क्या हो गया, इनके हाथ से 10-10 चला गया, वो 10 इसको मिल गया। तो ये क्या है, ये है ओल्ड रेशियो, और ये नीचे वाला नया रेशियो एडमिशन के बाद। तो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ ए को सेक्रीफाइस कितना हुआ है, तो तुम क्या बोलेगा, 10 रुपया। सेक्रीफाइस मतलब कितना नुकसान हुआ है इस सी के आने के वजह से, तो तुम क्या बोलेगा, 10 का नुकसान है। कैसे, अगर हमको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तुम क्या करेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड कितना है, ए का 50 और नया 40, तो कितना मिलेगा 10। तो बस यही है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब कितना नुकसान हुआ है इस सी के आने के वजह से, नया एडमिशन होने के वजह से पुराने पार्टनर्स को, ठीक। और दूसरा बात, ये क्या है, ये है गेनिंग रेशियो, और ये हम लोग कब निकालता है, रिटायरमेंट के समय पे। कब, रिटायरमेंट के समय पे। और ये गेनिंग रेशियो निकलता कैसे है, अब लेट से पहले 3 पार्टनर था ए बी सी, और इनका हिसाब 40 और 20 था। ये सी नाम का आदमी बोल रहा है कि हम रिटायर होना चाहता है, तो बचेगा कौन, ए और बी बचेगा, और इनका जो नया रेशियो है वो 50-50 हो गया। ठीक है, ध्यान रहे हम यहाँ पे टोटल 100 मान के चल रहा है, मतलब टोटल जो प्रॉफिट है वो 100 मान के चल रहा है, 100 में से हम लोग इनको बांट रहा है। तो ये क्या है, ये इनका पुराना रेशियो था 40-40-20, सी चला गया तो नया बच गया 50-50। इस सी के जाने के वजह से ए को कितना फायदा हुआ, कितना गेन किया ए, उसी को बोलता है हम लोग गेनिंग रेशियो। और ये कैसे निकलेगा, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैसे मालूम चलेगा कि कितना गेन किया है ए, इसका नया है 50 और पुराना था 40, तो कितना फायदा हुआ इसको, 10 रुपया। बस यही काम तुमको करना है। मीनिंग, गेनिंग रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स गेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स of the retiring partner. Sacrificing ratio in which all partners sacrifice their share of profit in favor of a new partner. Next, situation. Gaining ratio arises at the time of retirement or death of a partner. Sacrificing ratio arises at the time of admission of a new partner. Next, effects on partners. Gaining ratio. Profit share of continuing partners increases. Sacrificing ratio. Profit share of existing partners decreases. Next, purpose. Gaining ratio is used to adjust goodwill and reserves. Sacrificing ratio is used to distribute premium for goodwill. Next, how is the amount payable to a retiring partner calculated? तो यहां बात हो रहा है, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है ये जब रिटायर होगा तो जो भी इसका हिसाब बनता है बिजनेस के अंदर वो अपना लेके जाएगा। तो उसी अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जब रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस रिटायर होता है तो उसको क्या मिलता है,
उसका इन्वेस्टेड कैपिटल, गुडविल का शेयर, प्रॉफिट्स, ये सब सारा चीज वो अपने साथ लेके जाएगा। तो इन सब चीजों का कैलकुलेशन कैसे करना है? फर्स्ट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, द कैपिटल बैलेंस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर एज पर द बुक्स। तो लेट्स से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम सी है, तो सबसे पहले इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा इसका कैपिटल। तो इसका कैपिटल दे दो इसको, ये अपना कैपिटल लेके जाएगा, जो भी इस बिजनेस में ये कैपिटल लगाया था वो लेके जाएगा। नेक्स्ट, शेयर ऑफ गुडविल, द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। दूसरा क्या है? गुडविल, जो भी बिजनेस का गुडविल है उसमें से इसको हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? गुडविल। तो लेट्स से इसको गुडविल भी दे दिया। नेक्स्ट, शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, शेयर इन जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा। तो अगर बिजनेस में कुछ रिजर्व रखा हुआ है या फिर कोई प्रॉफिट है तो उसमें से भी इसको हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? जनरल रिजर्व हो सकता है कि बिजनेस में हो तो उसमें से भी इसको हिस्सा मिलेगा, या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ पैसा है तो उसमें से भी इसको हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब ये 1 साल है, मान लो इसी साल में वो रिटायरमेंट होना चाहता है और ये यहां रिटायर हो रहा है। यहां कब? 1 अक्टूबर 2025, और ये साल कहां चालू होता है? 1 अप्रैल 2025। तो यहां से यहां तक कितना महीना होता है? 6 महीना। तो इस 6 महीना का प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए, तो ये जो प्रॉफिट है ये भी इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट, लेस ड्रॉइंग्स एंड लॉसेस, एनी ड्रॉइंग्स और लॉसेस टू बी बोर्न बाय द रिटायरिंग पार्टनर आर डिडक्टेड। तो अगर रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस से कुछ ड्रॉइंग करके रखा है, मतलब बिजनेस का पैसा निकाल के बैठा हुआ है, तो वो पैसा इसके खाते से माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहां आएगा ड्रॉइंग्स और लेट्स से यहां पे 1000 ड्रॉइंग है तो वो माइनस हो जाएगा, इस टोटल में से ये ड्रॉइंग माइनस करना पड़ेगा। और अगर कोई बिजनेस में लॉस है तो वो लॉस भी इसको उठाना पड़ेगा, वो आएगा यहां पे पीएल अकाउंट, उसमें से भी लॉस माइनस करना पड़ेगा, ये लॉस इसके खाते से माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो भी टोटल होगा वो हम लोग यहां लिखेगा और इसमें से ये दोनों माइनस करके इसको दे देगा जो भी इसका हिस्सा बनेगा और ये लेके घर चला जाएगा। बस इतना सा काम करना होता है। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो ये सारा चीज उसको देना पड़ेगा, और कुछ भी ड्रॉइंग है, लॉस है, तो वो इसके खाते से काटना होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर? Death of a partner refers to the death of any one partner of a partnership firm, as a result of which the partnership comes to an end, unless otherwise agreed. If the remaining partners decide to continue the business, the firm is reconstituted and the legal representative, means executor of the deceased partner, is entitled to receive the amount due to the deceased partner. तो होता क्या है? अब लेट्स से 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और इनका रेशियो कितना है? 1:1:1। ठीक, तो कोई बिजनेस है जिसके अंदर 3 पार्टनर है, ए, बी, सी, और ये इनका रेशियो है। अब क्या हुआ? ये जो सी नाम का आदमी है ये मर गया, इसका डेथ हो गया, तो क्या होगा? अब हो सकता है कि बिजनेस खत्म हो जाए, पार्टनरशिप यहाँ पे एंड हो जाए। मतलब ये अगर दोनों ना चाहे बिजनेस को कंटिन्यू करना, कि हो सकता है कि हमें बिजनेस खत्म भी हो जाए, लेकिन अगर ये दोनों चाहता है कि नहीं बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए, तो क्या होगा? अब नया एग्रीमेंट बनेगा, एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, और ये जो पार्टनर जिसका डेथ हुआ है इसको क्या मिलेगा? इसका जो भी हिसाब किताब है बिजनेस के अंदर वो सब इसको मिलेगा। और वो पैसा कौन लेने आएगा? इसका रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटर बोलता है। अब ये तो मर गया ना, ये तो लेने आएगा नहीं, इसका जो भी हिसाब किताब है तो इसका घर वाला आएगा, या फिर इसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो आएगा वो पैसा लेने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलता है एग्जीक्यूटर। क्या बोलता है? एग्जीक्यूटर। और जो भी इसका हिसाब किताब बनेगा, इसका कैपिटल, प्रॉफिट, गुडविल का हिस्सा, वो सब कुछ इस पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब एग्जीक्यूटर रिसीव करेगा। नेक्स्ट, हाउ इज द अमाउंट पेएबल टू द एग्जीक्यूटर ऑफ ए डिसीज पार्टनर कैलकुलेटेड? तो यहां बात हो रहा है ये जो डिसीज्ड पार्टनर है, मतलब जो पार्टनर का डेथ हो गया, जो पार्टनर मर गया, उसके बारे में बात हो रहा है। अब लेट्स से 3 पार्टनर था इस बिजनेस के अंदर, ए, बी, सी, और ये सी नाम का आदमी मर गया, इसी को हम लोग डिसीज पार्टनर बोलता है। अब होगा क्या? इसका हम लोग अकाउंट बनाएगा। क्या बनाएगा? अकाउंट बनाएगा।
और जो भी पैसा इसको मिलना चाहिए वो इसका हम लोग हिसाब करेगा और इसके एग्जीक्यूटर को दे देगा, मतलब इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देगा। अब एग्जीक्यूटर कौन हो सकता है? इसका कोई घर वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जो टोटल अमाउंट इसको मिलेगा उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, उसके अंदर कौन कौन सा चीज आएगा? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, द कैपिटल बैलेंस ऑफ द डिसीज पार्टनर एज पर द बुक्स। अब हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं? सी का बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसको क्या मिलेगा? जिसका डेथ हो गया है उसका कैपिटल मिलेगा, ये अपना कैपिटल लेके जाएगा, इसको इसका कैपिटल मिलना चाहिए। नेक्स्ट, शेयर ऑफ गुडविल, द डिसीज पार्टनर्स शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। अब ये जो बिजनेस है ये तीनों खड़ा किया हुआ है, अब ये डेथ हो गया तो क्या होना चाहिए? उस गुडविल के हिस्सा में से इसको पैसा मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा? इसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा, तो गुडविल भी दे दिया इसको। नेक्स्ट, शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, शेयर इन जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा। तो बिजनेस के अंदर कोई रिजर्व है या फिर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो उसमें से शेयर इसको मिलना चाहिए। तो अगर जनरल रिजर्व है तो उसमें से हिस्सा इसको मिलना चाहिए, अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा है तो वो भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब अब ये एक साल है, साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2025 को और साल खत्म कब होता है? 31 मार्च 2026 को। अब हुआ क्या? 1 जुलाई 2025 को इसका डेथ हो गया। तो ये कितना महीना था? ये जो साल है इस साल में कितना महीना था इस बिजनेस में? ये तो कितना महीना हुआ? 3 महीना। तो इस बिजनेस का जो 3 महीना का जो प्रॉफिट है उसमें से इसका हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसको बोलता है हम लोग पीएल सस्पेंस अकाउंट। तो उसमें से भी इसको हिस्सा दे दो, तो दे दिया। नेक्स्ट, लेस ड्रॉइंग्स एंड लॉसेस, एनी ड्रॉइंग्स मेड और लॉसेस टू बी बोर्न बाय द डिसीज पार्टनर आर डिडक्टेड। अब ये जो पार्टनर है ये बिजनेस का पैसा निकाल के बैठा हुआ है, उसको हम लोग ड्रॉइंग बोलता है, तो वो पैसा इसके खाते से माइनस होगा। तो यहां लिखेगा हम लोग ड्रॉइंग और इसके खाते से ड्रॉइंग माइनस कर देगा। तो ये जो साइड है ये प्लस वाला साइड है, ये माइनस वाला साइड है। तो कुछ भी इसको मिलेगा वो इधर लिखना है, कुछ भी अगर माइनस होगा वो इधर लिखना है। तो ड्रॉइंग इसके खाते से काटो तो काट दिया। अब मान लो बिजनेस में कुछ लॉसेस है तो वो लॉस भी इसको उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। तो वो अमाउंट इसके खाते से माइनस होगा। नेक्स्ट, इज ए डिसीज्ड पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो यहां बात हो रहा है डिसीज्ड पार्टनर के बारे में, मतलब जिस पार्टनर का डेथ हो चुका है उसके बारे में। तो होता क्या है, अब लेट्स से ये 1 साल है और साल चालू होता है 1 अप्रैल 2025 और खत्म होता है 31 मार्च 2026। अब इस डेट में एक पार्टनर का डेथ हो गया। कौन सा डेट? 1 जुलाई 2025। तो अब ये जो आदमी है, लेट्स से ये जो पार्टनर है इसका नाम सी है। अब इस साल में ये पार्टनर कितना महीना था इस बिजनेस में? तो अप्रैल पूरा, मई और फिर जून, और ये तो जुलाई है, जुलाई में था नहीं, ये सिर्फ 3 महीना ही था ये। तो यहां से यहां तक कितना महीना होता है? 3 महीना होता है। तो इस 3 महीना का इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे इसका डेथ हो गया है, लेकिन यहां से यहां तक 3 महीना होता है और ये 3 महीना था इस बिजनेस के अंदर कि उसका प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसको प्रॉफिट मिलेगा यहां से यहां तक का जिस डेट में ये डेथ हो जाता है? तो हाँ मिलेगा, यस। A deceased partner is entitled to his share of profits up to the date of death. According to the Partnership Act, the firm must calculate the profits earned from the last accounting date to the date of death and credit the deceased partner's share to his executor's account. This ensures fair settlement to the legal representative of the deceased partner. Next, what is dissolution of partnership? Dissolution of partnership means the termination of the partnership agreement between the partners. It involves a change in the relationship among partners, but the business of the firm may continue with the remaining or new partners. Dissolution of partnership does not necessarily मीन द क्लोजर ऑफ द फर्म। तो यहां बात हो रहा है डिसोल्यूशन के बारे में, और किस चीज का डिसोल्यूशन? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। और ये क्या होता है? तो जब भी हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट को टर्मिनेट करता है
कैंसिल करता है, खत्म करता है, तो उसको बोलता है हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या खत्म हो रहा है यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस भी खत्म हो जाए, यहां पे सिर्फ बात हो रहा है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के बारे में, बिजनेस के खत्म होने के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये जरूरी नहीं है कि फर्म, बिजनेस ये भी खत्म हो जाए। यहां पे सिर्फ पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होता है, और ये एग्रीमेंट किन के बीच रहता है? पार्टनर्स के बीच। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहां पे दो चीज दिख रहा है। पहला क्या है? पहला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? यहां पे किस चीज का डिसोल्यूशन हो रहा है? पार्टनरशिप का। मतलब जो भी पार्टनर के बीच एग्रीमेंट है वो खत्म हो रहा है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस, फर्म भी खत्म हो जाए, लेकिन ये क्या है? ये है डिसोल्यूशन किस चीज का? पार्टनरशिप फर्म का। मतलब यहां पे जो फर्म है, बिजनेस है, वो भी खत्म हो जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस termination of the entire business of the firm. Next, continuity of business. In dissolution of partnership firm, business may continue with remaining or new partners. But in dissolution of partnership firm, business comes to an end. Next, cause. Dissolution of partnership occurs due to admission, retirement, or death of a partner. And dissolution of partnership firm occurs due to closure, insolvency, expiry of terms. Next, accounts. In dissolution of partnership, no realization of asset is required. Realization मतलब sale of assets. क्या चीज? Sale of asset. And in dissolution of partnership firm, realization of assets and settlement of liabilities is required. तो यहां पे एसेट्स को रियलाइज करना मतलब सेल करना, और लाइबिलिटीज को सेटल करना मतलब इनका पेमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट, मेंशन सिचुएशंस व्हेन ए फर्म इज डिसॉल्व्ड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो यहां बात हो रहा है सिचुएशन के बारे में। कौन सा सिचुएशन? जब फर्म डिसॉल्व होता है। और कैसे? विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब जब कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है या फिर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूरत ही नहीं है फर्म को डिसॉल्व करने में। फर्स्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। तो जब सारा पार्टनर्स एग्री करता है तो फर्म को डिसॉल्व करा जा सकता है। नेक्स्ट, एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म व्हेन द पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड एंड दैट पीरियड एक्सपायर्स। तो जब पार्टनरशिप को एक फिक्स पीरियड के लिए फॉर्म किया गया हो और वो पीरियड एक्सपायर हो जाए तो हम लोग फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेंचर व्हेन द बिजनेस वाज फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। तो जब बिजनेस फॉर्म करा जाता है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो हम लोग फॉर्म डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट, death of a partner. On the death of a partner, unless otherwise agreed by the partners. तो किसी पार्टनर का डेथ हो जाए और वहां पे सारा पार्टनर्स एग्री करे तो ऐसे सिचुएशन में भी फॉर्म को डिसॉल्व करा जा सकता है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर व्हेन एनी पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो हो सकता है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए मतलब बैंकरप्ट हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट, मेंशन 3 कंडीशंस अंडर व्हिच ए पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व्ड। तो यहां बात हो रहा है कंडीशन के बारे में। किसके कंडीशन के? जब एक पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है मतलब बंद हो सकता है। फर्स्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स अमॉन्ग पार्टनर्स व्हेन ऑल पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। तो सारे पार्टनर्स आपस में एग्री करके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन। इफ ऑल पार्टनर्स
और all except one partner are declared insolvent, the firm is dissolved। तो जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऐसे कंडीशन में भी फर्म डिसॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, अनलॉफुल बिजनेस। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल ड्यू टू चेंजेस इन लॉ, द फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो अगर कोई बिजनेस अनलॉफुल साबित हो जाए किसी लॉ के चेंजेस के वजह से तो इस कंडीशन में भी फर्म डिसॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां बात हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। और ये अकाउंट क्या है, हम लोग कब बनाता है? तो जब भी हम लोग फर्म को डिसॉल्व करता है, मतलब फर्म को खत्म करना है, बिजनेस को खत्म करना है, तो हम लोग क्या करता है, फर्म के अंदर दो चीज होता है, एक होता है एसेट्स और दूसरा होता है लायबिलिटीज। क्या होता है? पहला होता है एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटीज। तुमको करना क्या है? तुमको फर्म को डिसॉल्व करना है, मतलब सब कुछ बेच बाच के सल्टा के निकल जाना है। तो अपने पास में कुछ एसेट होता है बिजनेस के अंदर, उसको क्या करेगा हम लोग? उसको सेल कर देगा, मतलब बेच डालेगा उसको। और जो भी लायबिलिटी है उसका क्या करेगा? उसको सेटल कर देगा। सेटल मतलब जिसको भी जो हिसाब किताब देना है वो दे के खत्म करेगा मामला। तो ये काम हम लोग कब करता है? डिसोल्यूशन के टाइम पे। और इसका जो रिकॉर्डिंग होता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कहां होता है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो ए रियलाइजेशन अकाउंट इज एन अकाउंट prepared at the time of dissolution of a partnership firm. It is prepared to record the sale of assets, payment of liabilities, and to determine the profit or loss on dissolution, which is transferred to the partner's capital account. Next, what is revaluation account? तो यहां बात हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। अब ये क्या है और कब बनता है? तो जब भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करना है, नए पार्टनर का एडमिशन करना है, रिटायरमेंट करना है, किसी पार्टनर का डेथ हो गया है, तो इन सबको बोलता है हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करना है, नया पार्टनर का एडमिशन करना है, किसी पार्टनर का डेथ हो गया है या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो ऐसे टाइम पे करना होता है बिजनेस का रिवैल्यूएशन। तो हम लोग क्या करता है? हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है। अब क्यों जरूरत पड़ गया बनाना इसको? अब होता क्या है कि लेट्स से ये फर्नीचर है और इसका दाम 10,000 है, और जिस डेट में हम लोग बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इसका वैल्यू इंक्रीज हो चुका है। मतलब बुक्स में तो हम लोग 10,000 लिखा है, लेकिन आज का डेट में वैल्यू इसका 12,000 हो गया है। तो कितना वैल्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है? 2,000। तो इसको बोलता है हम लोग कि एसेट इंक्रीज हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे 2,000 लिखेगा फर्नीचर में। और अगर लेट से का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, 7,000 हो जाए, तो हम लोग क्या करेगा? यहाँ पे 3,000 लिखेगा, क्योंकि 3,000 का डिक्रीज हो गया है इस तरफ। तो जो भी एसेट का वैल्यू में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है उसका काम हम लोग इस रिवैल्यूएशन में करता है, और ले दे के हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस निकालता है। तो ए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म टू डिटरमाइन द profit or loss on revaluation, which is transferred to the old partners capital account in their old PSR. Next, distinguish between revaluation account and realization account. तो हम लोग क्या मालूम है रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? जब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब बिजनेस में पीएसआर चेंज करना है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, कोई नया पार्टनर का एडमिशन करना है, रिटायरमेंट, डेथ। तो इन सिचुएशन में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है जब देखना होता है कि क्या कोई एसेट का, लायबिलिटी का वैल्यू में चेंज आया है, मतलब या तो इंक्रीज हुआ होगा या फिर डिक्रीज हुआ होगा। क्या चीज? एसेट या फिर लायबिलिटी। तो जब भी बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है तब क्या बनाता है हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन जब फर्म को डिसॉल्व करना है, बिजनेस को क्लोज करना है, बंद करना है, तो उस समय पे हम लोग बनाता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में दो चीज होता है, या तो एसेट होगा या फिर लायबिलिटी होगा। तो तुम अगर बिजनेस को खत्म करना चाहता है, डिसॉल्व करना चाहता है, तो तुम क्या करेगा? ये जो एसेट है बिजनेस का उसको बेच डालेगा, उसको बेच लेगा, और जो भी तुम्हारा लायबिलिटी है उसको तुम सेटल करेगा। सेटल मतलब दे दवा के क्लियर करेगा। तो ये जो काम हम लोग करता है और इसका जो रिकॉर्ड होता है कि किस हिसाब से एसेट को बेचा गया है, कैसे लायबिलिटी को पेमेंट किया गया है,
और ले देके क्या होगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा लास्ट में। तो ये जो काम होता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड इन रियलाइजेशन अकाउंट it records sale of assets and settlement of liabilities. Next, time of preparation. Revaluation account is prepared at the time of reconstitution of firm, and realization account is prepared at the time of dissolution of firm. Next, continuity. Business continues after revaluation. After realization account, business come to an end. Next, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, राइट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां बात हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि क्यों जरूरत पड़ गया ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, मेन मकसद क्या है, किस चीज का, इस रियलाइजेशन अकाउंट का। फर्स्ट, टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो सबसे पहला बात तो हम लोग ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाता कब है, डिसोल्यूशन के टाइम पे, जब फर्म को बंद करना है, खत्म करना है। तो हम लोग करना क्या है, एसेट है और लायबिलिटी है, एसेट को बेच डालना है, तो इसका जो रिकॉर्ड होगा वो कहां होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट, to settle liabilities, to record payment of liabilities and settlement of creditors of the firm। तो दूसरा liability है जो कि तुमको चुकाना पड़ेगा, और इसका जो तुम पेमेंट करेगा, किस हिसाब से पेमेंट करेगा, वो सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड करा जाता है। नेक्स्ट, टू ascertain profit or loss on dissolution, to determine the profit or loss arising from the realization of assets and settlement of liabilities which is transferred to partners capital account। तो तुम क्या किया, एसेट को बेच डाला और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो ले दे के कुछ ना कुछ तो लॉस या फिर प्रॉफिट आ सकता है। तो अगर लॉस आ गया तो पार्टनर्स को उठाना पड़ेगा, वो लॉस बियर करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट आ गया तो वो प्रॉफिट आपस में बांट लेगा ये लोग, पार्टनर लोग। बस इतना सा काम करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये था पार्ट ए, पार्टनरशिप अकाउंट्स कंप्लीट थ्योरी। तो यहां से काम तुम लोग का चालू होता है, और ध्यान रहे यहां पे जितना भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किया है वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में किल कर देना है। आ रहा है बात समझ में, जाना कुछ खोपड़ी में बात। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।